वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर के मांगा कंटिन्यूएशन। और जानता हूँ काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं आई, जिसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े कारण हैं, जिसके बारे में हम आगे शायद किसी और लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मांगा के ज़्यादा सीन इस्तेमाल नहीं करता, जिसके पीछे कारण होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ, मांगास के भी कॉपीराइट होते हैं, जिस वजह से मैं कम से कम इमेज इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी नरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो खैर, अब चलते हैं आगे ब्लैक क्लोवर की कहानी में, जिसकी शुरुआत आस्था के नरों के सर पर हाथ रखने से पहले से होती है। जब आस्था वापस अपने किंगडम तक पहुंचने से पहले काफ़ी बेचैन था, जहां रियू सब देखकर आस्था को सिर्फ यही बता पाता कि वो लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं। और तभी वहां स्पेटल मैजिक के साथ पहुंचता है फिनरल, जिसे देख आस्था काफ़ी खुश होता है। और इससे पहले कि आस्था वहां से निकले, रियो आस्था को अपने साथ कैप्टन यामी की छोटी बहन को ले जाने के लिए कहता है, जो यहाँ की सबसे काबिल और हुनरदार योद्धा है, जो रियो का साथ नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा रियो का और द लैंड ऑफ सन की रक्षा करने का वादा देता है। जिस सब के बावजूद भी वो थोड़ी सी झिझकती हुई आखिर में जाने को तैयार होती है आस्था और फिनरल के साथ। जहाँ स्पेटल मैजिक के उस तरफ का मंजर इतना हसीन नहीं होता, वहाँ काफ़ी तबाही मच चुकी होती है और ब्लैक बुल्स के हर एक मेंबर को काफ़ी बुरी तरह से जख्मी कर देता है दामिनाती नाम का ये पैलेडियन। और जो सब देख आस्था मन ही मन काफ़ी दुखी होता है, पर एक भी शब्द कहे बिना वो तैयार होता है उसे लड़ने के लिए अपने डीमन डिस्ट्रॉयड स्वॉर्ड के साथ। और जहाँ आस्था सिर्फ शांत मन से सिर्फ यही कहता है कि शायद ये सब सरवाइव कर जाएंगे और मैं इन सबको संभालने का जिम्मा तुम पे सौंपता हूँ फिनरल। जहाँ आस्था अकेले ही डैमनेटी का सामना करने का फैसला करता है, क्योंकि आस्था हर बार नहीं हार सकता इन लोगों से। पर जिसके अगेंस्ट डामनाटी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है अपनी नई शक्तियों के साथ, जो कि उसको लूशियस सामान ने दी है, जो होता है उसका एटमॉस्फेयर मैजिक। लेकिन आस्था के ब्लैक मैजिक या एंटी मैजिक के आगे उसका एटमॉस्फेयर मैजिक भी इरेज हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, जिससे आस्था काफ़ी तक इनविंसिबल हो गया है। या यूँ कहें कि डामिनाटी का मैजिक उसके मैजिक के आगे कुछ भी नहीं है। पर वो एक पैलेडिन है, उसके पास कमाल की शक्ति है, जहाँ वो अपनी फिजिकल एबिलिटी के साथ भी आस्था का सामना कर सकता है। जैसा सोचते हुए अपनी तलवार लिए आगे बढ़ता है आस्था व्यवहार करने के लिए, पर उसकी शक्तियाँ और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आस्था आगे बढ़ता है अपने जैतिन के साथ। और जैतिन के एक वार से वो दामनाती के पार निकल जाता है और उसको हरा देता है। और जिस एक वार से डामनाटे के ऊपर वो मैजिक अंडू हो जाता है, जहाँ डामनाटे ने कभी नहीं सोचा था कि वो ब्लैक बुल से हारेगा। जहाँ खैर आस्था दामनाटी को कुछ देर सोने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि जल्दी वो उसको ठीक करके उठा देगा। जिसके बाद आस्था अपने बाकी दोस्तों पर बढ़ता है, जहाँ विच क्यूनी पड़ी होती है और वो जान पाती है कि ये सब कुछ ऐसे ही होने वाला था। जहाँ फिर वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठती है और उसका वो फॉरेस्ट जहाँ ये लोग मौजूद थे हर तरफ से विच क्वीन की शक्तियों से भर जाता है, जो सभी ब्लैक बुल्स वालों और अपने फॉरेस्ट को रिपेयर और हील करने लगती है। और कहीं ना कहीं ये नहरों की शक्तियों की वजह से ही हुआ था कि वो सब सरवाइव कर गए थे। जहाँ अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से विच क्वीन बूढ़ी हो जाती है और इस दौर का विच क्वीन बनने का प्रस्ताव रखते वेनेसा के आगे, जो सुन कहीं ना कहीं डोरेथी भी एक्साइटेड होती है इस दौर के विच क्वीन बनने को लेकर, जो खैर उसने मजाक में कहा था। और कहीं ना कहीं वो विच क्वीन की बातों को कंसिडर करती है। जहाँ आगे विच क्वीन आस्था से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होगी, जिस पर आस्था हामी भरता है। और हम बढ़ते हैं आस्था की ट्रेनिंग के फ्लैशबैक की ओर, जहाँ उसकी ट्रेनिंग के दौरान रियो ने उससे पूछा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एंटी मैजिक की शक्तियाँ बाकी चीज़ों के साथ या बाकी चीज़ों के ऊपर भी बराबर चढ़ती है। ये तुमने महसूस किया होगा आस्था। और जो सब सच होता है, क्योंकि आस्था ने कई बार ऐसा होता देखा है। वो अपने एंटी मैजिक के साथ जिस भी चीज़ को छूता है उसमें एंटी मैजिक शक्तियाँ जुड़ जाती है। और वो ऐसे ही ये शक्तियाँ चीज़ों के अलावा लोगों तक भी दे सकता होगा। उसके डीमन डोलर स्वॉर्ड के बिल्कुल विपरीत, जो अपने साथियों की शक्ति बोरो कर लेती है, शायद आस्था अपने साथियों को अपनी एंटी मैजिक शक्तियाँ शेयर कर सकता हो। और आस्था ने उस समय जैतिन सीख लिया था, तो उसके लिए ऐसा कर पाना आगे चल के इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसा कुछ करने के लिए आस्था ने खुद को उस समय ट्रेन किया या सोचा, जैसा वो अब कर पाता है और अपने एंटी मैजिक के डीमन डोलर सूट के साथ अपनी शक्ति अपने साथियों के साथ शेयर करता है। और हम देख पाते हैं ब्लैक बुल्स को एंटी मैजिक शक्तियों के फॉर्म में। पर इससे पहले कि ये सब इन शक्तियों के साथ आगे धमाल मचाए, आगे कहीं और हम देख पाते हैं मॉर्गन पैलेटिन और कैप्टन यामी की लड़ाई। जहाँ भले कैप्टन यामी पहले से काफ़ी पावरफुल बन चुके हो,
लेकिन मॉर्गन के पास अभी वो सब समझने और उनसे लड़ने का और समय नहीं है। जहाँ आगे वो इस्तेमाल करता है लाइट और डार्क मैजिक इकट्ठे एक साथ, और मॉर्गन अपने डार्क मैजिक के इस्तेमाल से कैप्टन यामी को जख्मी कर देता है। और अगला वार वो करता है लाइट मैजिक के साथ, जिसको किसी तरह से डॉच कर लेते हैं कैप्टन यामी। पर मॉर्गन के एक्सेसिव पावर को वो ज़्यादा देर तक डोमिनेट नहीं कर पाते और शिकार होते हैं मॉर्गन के एक हमले का, जिससे कैप्टन यामी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूनो को जूझना पड़ता है लूशियस से, जो काफ़ी चिंता का विषय होता है क्योंकि दो दो लूशियस का सामना कर पाना यूनो के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो और जख्मी हुआ तो उसका मैजिक जो बाकी लोगों की शक्तियों को बूस्ट कर रहा है वो अंडू हो जाएगा और वो लूशियस की शक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कुछ होता दिख रहा होता है, जहाँ बाकी मैजिक नाइट्स भी हार चुके होते हैं लूशियस के शक्तियों के अगेंस्ट। पर तभी उस सब को बदलने के लिए वहाँ सामने आता है बड़ा सा ब्लैक बुल, जिनके शब्दों में ये सब खत्म नहीं हुआ, ये तो बस अभी शुरुआत है। जहाँ कैप्टन यामी को बचाने के लिए सामने आते हैं नाहत और उनकी छोटी बहन, और यूनो को बचाने के लिए सामने आता है आस्था। जहाँ वाले आस्था ही बीच में आ गया, लेकिन यूनो भी हारा नहीं था क्योंकि वो बनेगा वो शख्स जो हराएगा लूशियस को और बनेगा विज़र्ड किंग। जहाँ दो लूशियस के खिलाफ आस्था और यूनो लड़ रहे होते हैं, लेकिन संख्या कोई मायने नहीं रखती क्योंकि तभी वहाँ 4 लूशियस आ जाते हैं उन दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए। और यही नहीं, वहाँ 11 लूशियस मौजूद है, तो संख्या के हिसाब से वो ज़रूर जीतेंगे। पर आस्था भी अकेले नहीं है, उसकी ब्लैक बुल्स की आर्मी भी वहाँ मौजूद है। तो क्या वो सब लड़ने में कामयाब होंगे लूशियस के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एंटी मैजिक शक्ति पाई है और साथ ही वो अभी भी मिले हैं ताज़ा ताज़ा कैप्टन यामी की बहन से भी। खैर, जब कैप्टन यामी की बहन का सवाल था कि क्या वो मैजिक को काबू कर पाएंगे जो उन्हें अभी भी मिली है, जिस पर आस्था का जवाब ये था शायद इसे वो कॉम्बिनेशन मैजिक की तरह इस्तेमाल कर पाए, जैसा कुछ ब्लैक बुल्स वाले कर भी पाते हैं। क्योंकि हम देख पाते हैं लक को अपने एंटी मैजिक शक्ति के साथ थंडर मैजिक को मिलाकर ब्लैक थंडर मैजिक स्विफ्ट ब्लैक थंडर ड्रीमन अटैक को करते हुए। पर हाँ, भले वो ऐसा कर पाए, इसके बावजूद एंटी मैजिक काफ़ी तक लिमिटेड है, उसे ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं लक के दिमाग में ये रहता है कि वो उसका इस्तेमाल उस शक्ति के ख़त्म होने से पहले तक निचोड़ कर करेंगे, और उस शक्ति के ख़त्म होने से पहले ही वो सबको हरा देंगे। जैसी शक्तियों के झलक का नज़ारा हम देख पाते हैं लक के मोमेंट में भी, जो सब देख लूशियस चौंक ही रहा होता है कि उस पर हमला हो जाता है पीछे से मागना का। जो मैजिक जितना सिंपल और आम दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि ये मैजिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा होता है, जिसे इस बार मांगना काफ़ी बड़े रेंज तक इस्तेमाल करता है और अपने कई सारे दुश्मनों को अपने शक्तियों के चपेट में ले लेता है। और साथ ही अपने चेन से वो लक को भी जोड़ देता है, और हम देख पाते हैं रिवर्स फायर मैजिक सोल चेन टैग डेथ मैच, जिसे जल्दी रियलाइज कर पाता है लूशियस भी कि उसकी शक्तियाँ इन दोनों में बांटी जा रही है बराबर बराबर तरीके से, और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करके बाकी इसके साथियों को हरा रहे हैं। और साथ ही वो दोनों उन शक्तियों का इस्तेमाल लूशियस के बाकी कॉपीज़ के ओर भी करते हैं, जिन शक्तियों के वारों का बड़ा इम्पैक्ट लूशियस के ऊपर देखने को मिलता भी है, जिस पर उसका कहना होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग एंटी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं सबको करने के दौरान, जो लंबे समय तक नहीं चलने वाला, और कहीं ना कहीं वो शक्ति जल्दी ख़त्म होने वाली है। पर लक और मांगना को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास अभी भी आधा एंटी मैजिक शक्तियाँ पड़ी है। पर उन सब बातों को इग्नोर करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते हैं अपने मैजिक के साथ, जिससे वो वार करते हैं लूशियस के ऊपर ब्लैक थंडर फायर डिमोलिशिंग एक्सप्लोसिव कैनन, जिससे उस लूशियस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और आस्था को भी उन दोनों के हौसले को देखकर और जोश मिलता है, जहां ब्लैक बुल्स के बाकी मेंबर और पैलेडिन्स को हराते चले जाते हैं। पर चीज़ें अब भी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आगे लूशियस की शक्तियों से ये पूरी जगह कोलैप्स होने लगती है, जिसे देख कुछ मैजिक नाइट्स किंगडम में मौजूद लोगों की रक्षा करते हैं, और वहीं बाकी मैजिक नाइट जो अपना दमखम हार चुके हैं, हार मानने को राज़ी नहीं होते, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश करते हैं। पर साथ ही लूशियस की शक्तियों से ये जगह कोलैप्स होती रहती है। पर रियो ने आस्था को बताया था कि लूशियस का प्लान है आसमान के ऊपर से कंपाउंड मैजिक का इस्तेमाल करके सबका खात्मा करना और अपने हिसाब से एक आइडियल दुनिया बनाना, और जिसे रोकने के लिए इन्हें लूशियस की मेन बॉडी पे हमला करना पड़ेगा। जिस तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं यूनो और आस्था, लेकिन लूशियस के बाकी क्लोन उन्हें रोकने वहाँ भी पहुँच जाते हैं, जो आस्था और यूनो से कहते हैं तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें यहाँ से आगे जाने देंगे। और इसी वजह से ब्लैक बुल्स वाले बाकी लोग तैयार थे आस्था को आगे भेजने के लिए, जो सामने आते हैं रोकने के लिए लूशियस के क्लोन को, जिस सब के वजह से वो दोनों वहाँ से काफ़ी आगे निकल पाते हैं।
पर ये इस बैटलफील्ड का सिर्फ एक ही हिस्सा है। दूसरी ओर सिस गिलियन के साथ ही अपना हौसला और शरीर दोनों खो चुके होते हैं, और सिस गिलियन का दुश्मन अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर अपने बहुत सारे अर्थ मैजिक से बने पैलेडिन्स को खड़ा कर देता है उनके खिलाफ, जिस सबको अपने फायर मैजिक से सिस गिलियन हरा रही होती है। लेकिन फिर भी उनको हराने की स्पीड उनके रीजनरेशन की स्पीड से काफ़ी कम होती है, जिस सबसे मॉरिस अपने पास्ट को याद करता हुआ खुद को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और मैरिलियोना को उसके खिलाफ लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। और शायद वो हारने वाली है, क्योंकि ये है ह्यूमन एबिलिटी की लिमिट जिस तक वो पहुंच चुकी है। और सिस गिलियन अपनी लिमिट के बारे में सोचते हुए अपने अतीत में खो जाती है, जहां कोई भी उनका ट्रेनिंग पार्टनर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थी, जो बिना ग्रीमोर के ही एवरेज मैजिक नाइट से ज़्यादा पावरफुल थी, जहां कोई भी एवरेज शख्स उनके ट्रेनिंग पार्टनर की तरह खड़ा नहीं हो सकता था। जिस सबको रियलाइज़ करती है और जानती है कि इंसानी दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, जिसके बाद से वो अकेली रही और अपने लिमिट को और ज़्यादा आगे खींचती चली गई। उन्होंने हार्श एनवायरनमेंट्स देखे, स्ट्रॉन्ग मैजिकल रीजन में गई और अपने आप को बाकी इंसानों के लिमिट से कई गुना आगे और पावरफुल बनाती चली गई, जिस दौरान उन्होंने कई सारे मैजिकल मॉन्स्टर को भी हराया। और वो इतनी आगे तक बढ़ी सिर्फ अपने बलबूते पर। जिस समय तक वो अकेली थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब वो वापस आई फिंगिलियन की जगह लेने, तो उसकी टीममेट्स ने उन्हें अब खुद को ट्रेन करने के लिए कहा, जो उनकी कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते, जो जानते कि वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी कभी हार नहीं मानते, पर फिर भी वो उन्हें फॉलो करना चाहते हैं ताकि वो उनकी शक्तियों के बराबर तक पहुंच सके। जिस तरह फिंगिलियन भी पहुंच जाता है उनकी मदद करने के लिए और कहता है आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना, लेकिन सिस गिलियन किसी का इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो हमेशा ही अपने लिमिट को बर्न करना जानती है, जिससे सामने आता एक बड़ा स्पेल, और सभी लोग जो उनके साथ थे या साथी थे जो इस लड़ाई में मारे गए थे दोबारा खड़े होते हैं मैरिलियोना की शक्ति के साथ, जिन्हें एक दोबारा नया पल मिला है उनकी शक्ति के साथ उनका साथ देने का। भले ही वो मारे गए हों, उनके मौत के बाद भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा मैरिलियोना को। और जो सभी ये सब भली बात ही जानते हैं और वो भी तैयार होते हैं मैरिलियोना का साथ देने के लिए इस जंग में, जिससे मॉरिस ज़्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि वो सभी मारे गए हैं, उन्हें उसने पहले भी मारा है, तो इतना मुश्किल उनको हराना इसके लिए है नहीं। पर फिर भी आगे महसूस कर पाता है मैरिलियोना की शक्तियों को, जो खुद माना की तरह बन चुकी है, जिसको रोक पाना इसके लिए मुश्किल है। और इस लेवल का मैजिक जहां मरे हुए लोगों को उसने दोबारा रिजरेक्ट किया है, वो भी अपनी शक्तियों के साथ एक इंसान होने के तौर पर नामुमकिन होना चाहिए मैरिलियोना के लिए, जो अपने हार के साथ इस बात के लिए कोसता सिस गिलियन को, क्योंकि उसे भगवान ने चुना था, उसके पास वो कमाल की शक्ति थी, और एक इंसान होने के नाते मैरिलियोना उसको कैसे हरा सकती है। जिन बातों से सिस गिलियन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ एक नरिशमेंट है इंसानी एवोल्यूशन के लिए, ना कि खुद कोई भगवान जिसका स्वाद वो उसको बखूबी चखाती है। तो ये था ब्लैक लॉर्ड कब तक का कंटिन्यूएशन, जहाँ शायद हम आगे देख पाएंगे इसके आगे के चैप्टर्स को, जो फिलहाल अभी रिलीज नहीं हुए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, शेड्यूल काफ़ी टाइट है मेरा, तो मुश्किल है और भी आगे कंटिन्यूस वीडियो बना पाना, पर फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियोस लगातार और जल्दी जल्दी ला सकूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अपने विचार इस वीडियो से जुड़े नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।